हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट सेट प्रिपरेशन विद माय नॉट सेट डायरी। और यहाँ पर हम नॉट सेट का फुल सिलेबस कवर कराने वाले हैं। लास्ट 1 वीक से वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसका रीज़न ये है कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं अभी ही ठीक हुई हूँ और इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी एक भी दिन। उसी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप उसकी चिंता ना करिए। जो मैंने बाकी का अपना लेक्चर अपलोड किया था आप उसको पढ़ते चलिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा फ़ोन का कैमरा है उससे थोड़ी सी फ़ोटो ब्लर आ रही है, लेकिन मैं यही जो नोट्स हैं वो शॉर्ट्स वीडियो में भी अपलोड करती हूँ, वहाँ पर अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ और वहाँ फ़ोटोज़ क्लियर अच्छे से हो जाते हैं। वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊँगी तो हर एक वर्ड को बोलते चलूँगी, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे आज का अपना लेक्चर। लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रही थी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दी थी, उसका केवल मैनेजमेंट रह गया था। तो आज हम उसका मैनेजमेंट वाली वीडियो बना रहे हैं, है ना। मैनेजमेंट आपको पढ़ा रहे हैं। देखो, सबसे पहले इसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैनेजमेंट का पॉइंट आता है जनरल मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें जनरल मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे कि हम पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्ट कराएंगे। उसके बाद क्योंकि डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए उसको रेस्ट कराएंगे। दूसरा, हम उसकी जो डाइट है उसको हाई प्रोटीन डाइट, मतलब उस डाइट में फैट ज़्यादा ना होकर प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी डाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम तीसरा उसको विटामिन मिनरल्स देंगे सप्लीमेंट के तौर पर। जो डायरिया में सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हमारी निकल जाती हैं, उसको हम बाहर से विटामिन मिनरल्स वगैरह देंगे। चौथा पॉइंट याद करने का ये है कि हमें उसको बोलना है पेशेंट को कि आप स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करें। ठीक है, स्पेशली क्रॉन से डिजीज़ में, क्योंकि वो वहाँ पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वहाँ के खून की जो नलियाँ उसको और ज़्यादा सिकोड़ देंगी। तो हमें क्या करने के लिए बोलना है पेशेंट को कि आप स्मोकिंग ना करें। चौथी चीज़ है स्ट्रेस लेने के लिए बोलेंगे कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। स्ट्रेस लेने से भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ही होता है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे उसको जो आपकी मील है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, मतलब छोटी छोटी मील में खाना खाएं। ये नहीं कि एक साथ आपने बहुत सारी चीज़ें खा ली। ठीक है, फिर है हमारा अल्कोहल और स्पाइसी फूड, इनको भी अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें भी डायरिया अगर हो रहा है यहाँ पर आईबीएस में, तो इन सब जो भी हमारी अल्कोहल या स्पाइसी फूड है इनको अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड को, है ना। ये हमारा जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ड्रग्स पर। तो फर्स्ट लाइन ड्रग है इसमें अमीनो सैलिसिलिकेट, ASA। ये क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। देखो, मैनेजमेंट वाला वीडियो पढ़ने से पहले आप उसका जो हमने टॉपिक पढ़ाया है पूरा आईपीएस का सबसे पहले आप उस लेक्चर को पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसका पैथोलॉजी और ये सारी चीज़ें कॉजेज़ वगैरह या डिजीज़ है क्या ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो आपको मैनेजमेंट समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को भी डिजीज़ से ही कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले आप मेरा वो वाला लेक्चर अटेंड करें, देन आप मैनेजमेंट का लेक्चर लें। ओके, तो फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें कौन सी है, अमीनो सैलिसिलिकेट। दूसरी है मिसालासाइन और फिर है सल्फासेलाज़ाइन। ये हमारी क्या होती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कराती हैं। सल्फासेलाज़ाइन जो होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कराती है। ठीक है, सल्फासेलाज़िन। तो ये हमारी हो गई अमीनो सैलिसिलिकेट, मिसालासाइन, सल्फासेलाज़ाइन। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगर मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लेमेशन है, मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लेमेशन है तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम स्टेरॉइड यूज़ करेंगे। अगर माइल्ड टू मॉडरेट
इन्फ्लेमेशन है तो हम फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेडनिसोलोन या बुटानोइड जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं इनको यूज़ करेंगे। कभी भी स्टेरॉइड्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन है तो ये हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन आता है, ये भी स्टेरॉइड ही है एक तरीके से। और इसको हम अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसका इंजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। लेकिन स्टेरॉइड को आप याद रखेंगे हमेशा, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना है, केवल शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है स्टेरॉइड्स को, ठीक है। फिर हमारी अदर ड्रग्स में कौन कौन सी आ जाएंगी जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो कौन कौन सी हैं, अजाथायोप्रिन और एडिलाम्यूकैब और इन्फ्लीमैब। एडिलाम्यूमैब और इन्फ्लीमैब और अजाथायोप्रिन ये थोड़े ड्रग थोड़े से टफ होते हैं बोलने में भी और याद करने में भी। लेकिन आप बार बार अगर इसको रिपीटली पढ़ते जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। इम्यूनिटी को हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कम, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून आईबीएस ऑटोइम्यून डिजीज ही है ना। तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करेंगे कि भाई थोड़ा डाउनग्रेड हो जा, यहाँ पर इतना इन्फ्लेमेशन कॉज मत कर, ठीक है। तो इसीलिए हम इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं थोड़ा सा। अगर हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पर मेट्रोनिडाज़ोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करेंगे। कौन कौन सी, मेट्रोनिडाज़ोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये सिम्टोमेटिक है, अगर हमारा इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पर तो हम मेट्रोनिडाज़ोल सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो हम एंटी डायरियल ड्रग जो हमारी होती है लोपेरामाइड इसको यूज़ करेंगे। आयरन और विटामिन दे सकते हैं, ठीक है, आयरन और विटामिन दे सकते हैं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसकी क्यूरेटिव सर्जरी करेंगे, जैसे कि टोटल प्रोक्टो टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियल पाउच एनल ये सर्जरी का नाम है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हम कौन सी सर्जरी करेंगे, क्यूरेटिव सर्जरी इसमें कौन सी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कि हम टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी कर देंगे विद इलियक पाउच एनल, ठीक है। और एनास्थेमोसिस कर देंगे, इसमें इलियम वाले पाउच को बनाकर एनएस से जोड़ देते हैं, इलियम वाले पाउच को एनएस से जोड़ देते हैं और रेक्टम और कोलन को काट देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया है सर्जरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो ये नाम ऊपर लिखा है ये आपको इस अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि हम इलियम वाले पाउच को जो है वो एनएस से जोड़ देंगे और जो हमारा रेक्टम और कोलोन है उसको हम काट देंगे। रेक्टम और कोलोन को क्या कर देंगे, काट देंगे, काट के बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियक पाउच एनल। विद इलियक पाउच एनल मतलब इलियम वाले जंक्शन को तो हमने एनस से जोड़ दिया। एनास्थेमोसिस का मतलब होता है जोड़ देना। और टोटल प्रोलेक्टोमी ये हमारा क्या है, रेक्टम और कोलोन को हमने कट कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी सर्जरी किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसके बाद है हमारी डिजीज क्रॉन्स डिजीज में कोई भी क्यूरेटिव सर्जरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्किप्ड रिकरेंस लीजन्स होते हैं क्रॉन्स डिजीज में बीच बीच, जैसे कि हमारी पार्ट है तो क्रॉन्स डिजीज में बीच बीच में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो आप कितना ही पार्ट को काट कर बाहर निकालेंगे तो क्यूरेटिव सर्जरी क्रॉन्स डिजीज में नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्यूरेटिव सर्जरी इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक फिक्स्ड पार्ट है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्यूरेटिव सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन क्रॉन्स डिजीज में नो क्यूरेटिव सर्जरी, कोई क्यूरेटिव सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्किप्ड रिकरेंस लीजन होते हैं। स्किप्ड मतलब छोड़ छोड़ कर और रिकरेंस मतलब बार बार, अगर आपने कर भी दी कोई एक पार्ट मान लिया काट भी दिया तो रिकरेंस होने के चांस है, वो पता चला आपने ये काट के निकाला तो बाद में आने वाले टाइम में यहाँ बन गया, तो इसलिए इसमें कोई क्यूरेटिव सर्जरी नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक सर्जरीज हैं।
जैसे कि रिसेक्शन, इल पार्ट रिमूव एंड हेल्दी पार्ट से कनेक्ट कर दिया। नॉर्मली इनको कोई करता नहीं है, कोई इमरजेंसी है ऐसा है कुछ तो ही क्रॉन्स डिजीज में सिम्टोमेटिक सर्जरी करा देते हैं, वरना तो नहीं। हमने रिसेक्शन कर दिया जो हमारा इल वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला बीमार पार्ट है इसको काट के बाहर निकाल दिया, बाकी हेल्दी पार्ट से फिर से कनेक्ट कर दिया आगे। ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, इन्फेक्टेड फ्लूइड रिमूव, ये तो है ही कि सॉरी, ड्रेनेज ऑफ एब्सेस मतलब हमने पस वाले को पार्ट को क्या करेंगे, उसको हम उसके फ्लूइड को रिमूव करेंगे, पस वगैरह कहीं पर हो रहा है तो ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लास्टी, कॉन्स्ट्रक्टिव पार्ट को वाइड बाय रिसेक्शन, बाउल लेंथ प्रिजर्व, फिस्टुला रिमूव। स्ट्रक्चरल प्लास्टी में क्या होता है, मैं ये आपको बाद में डायग्राम से समझाऊंगी ये वाला, वरना आपको ऐसे ही समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया IBS यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का मैनेजमेंट। और यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है बस, और डेली लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए, बाकी लेक्चर और सिलेबस कंप्लीट कराने का काम मेरा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट 10।